हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अल्ट्रेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया प्रश्नावली 1 का, और आज हम उस प्रश्नावली का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आए हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमने रियल नंबर का हर एक कॉन्सेप्ट आपको हर एक वीडियो में अलग अलग करके बताया है। ठीक है। तो आज उन हर एक कंसेप्ट के साथ साथ हम उसके हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे है। आज हमारा चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर से। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज हम अपने पहले चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमारा है यूक्लिड। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय 1.5 ये हमारा है। तो जिसमें दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है चरण बाय चरण सॉल्व करने का एक तरीका होता है। तो देखिए, जैसे हमारा पहला सवाल है 135 और 225 है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है 135 और 225, ये फर्स्ट नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। 135 और 225 है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि 225 हमारा बड़ा है किससे, 135 से। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा होता क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस का आर। ये कहाँ से आया, इसे हमने प्रमेय में आपको सिद्ध भी कराया है। ठीक है। तो देखिए, हमें इस फॉर्म में इसे बनाना है, एक 225 को और 135 को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में बनाना है, जो कि a हमारी सबसे बड़ी संख्या है, b हमारा भाजक है और q हमारा भागफल है तथा r हमारा क्या है, शेषफल है। ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या पे क्या है, 225 है, तो हम इसे a मान ले रहे हैं। 225 बराबर, अब बी क्यू मतलब हमें 135 से क्या करना है, भाग करना है 225 में। तो एक बार जाएगा 135 से करना 135, और बचा कितना हमारे पास, शेषफल कितना बचा, 90। ये हमारा है दोस्तों चरण फर्स्ट। क्या है, चरण फर्स्ट में हमने देखा कि 225 बराबर 135 गुणते 1 और प्लस कितना आया हमारा, 90 आया। अतः देखिए यहाँ पे शेषफल क्या हुआ, 0 नहीं हुआ। अतः शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। हमें कब तक सॉल्व करना है इसे, जब तक हमारा शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए। ये होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उद्देश्य। अब इसके बाद हम चलते हैं चरण सेकंड में। जब हमने देखा कि चरण सेकंड में, तो देखिए अब यहाँ पे हमारा सॉल्व करेंगे किस पे, हम 135 और 90 पे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 135 बड़ा है 90 से, तो हम इसे 135 को a मानेंगे और 90 को भाजक मानेंगे। तो 90 एकन्नम 90 और प्लस का कितना शेषफल बचा हमारा, 45। शेषफल कितना बचा, 45 बचा है ना। तो अब देखिए यहाँ पर भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। अतः शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, मतलब हमें यहाँ भी शेषफल प्राप्त 0 नहीं हुआ। तब हम चलेंगे अब चरण थर्ड में। चरण थर्ड की तरफ हमने चला, तो उसमें देखा कि 90 पर चलेंगे हम। 90 बड़ा है किससे, 45 से। तो 90 बराबर 45 गुणते 2 बढ़ जाएगा, मतलब 45 में 90 हो गया और शेषफल हमें कितना प्राप्त हो गया, 0। अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया। शेषफल क्या हो गया, हमें 0 प्राप्त हो गया। इसलिए किसको सॉल्व कर रहे थे हम, 135 और क्या है, 225 है। 135 और 225 का एचसीएफ
कितना प्राप्त हुआ हमें? 45, जो दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है? काट रहा है। तो हमारा क्या हुआ? ये 45 उत्तर हुआ। मतलब 135 और 225 का आंसर कितना आया? HCF कितना आया? 45 आया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। हमारा क्या है? 196 और 38,220। इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सेकंड नंबर हमने देखा कि यहाँ पे जो है 38,220 बड़ा है। क्या बड़ा है? 38,220 बड़ा है किससे? 196 से बड़ा है ना। तो अब देखिए, हम चरण फर्स्ट में सॉल्व करेंगे। चरण फर्स्ट में हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे जो है 38,220, इसको ए मानेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है? ए बराबर BQ प्लस का R। यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है। तो हम बड़ी संख्या को ए मान लिया। 38,220 बराबर 196 से हमें क्या करना है? भाग करना है। हम 196 का 195 बार गुणा कर दिया तो शेषफल हमारा क्या हो गया? 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। 196 मतलब 38,220 में हम भाग करेंगे 196 से तो 195 बार जाएगा। तो देखिए, अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया। 0 प्राप्त हो गया। इसलिए 38,220 और 196 का जो HCF होगा हमारा, वो कितना होगा? जो 38,220 और है 196 का HCF कितना हो गया हमारा? 196। मतलब 196 दोनों संख्याओं को क्या करेगा? काटेगा, विभाजित करेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तीसरा नंबर क्या है हमारा? देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उद्देश्य क्या है? 0 प्राप्त करना। जहां हमें 0 प्राप्त हो जाए बस वही संख्या हमारी क्या कहलाती है? HCF कहलाती है। देखिए, इसके बाद क्या है? 867 और 255 है। तो इसमें क्या है? 867 बड़ा है किससे? 255 से। 867 जो है बड़ा है 255 से। इसलिए चरण फर्स्ट, देखिए चरण फर्स्ट में 867 हम यहाँ ले लेंगे। 867 बराबर 225। अब 225 कितनी बार जाएगा हमारा? ये 225 जाएगा 3 बार। ठीक है। 225 गुणते 3 तो शेषफल कितना बचा हमारे पास? 2, 102। 867 में हमने भाग किया 225 से तो 3 बार गया और शेषफल कितना बचा हमें? 102 बचा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अतः शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। तब हम बढ़ेंगे आगे चरण की ओर। चरण सेकंड जब हम बढ़ा तो अब हम देखेंगे कि 225 बड़ा है किससे? 102 से। बड़ा है ना। तो इस पर सॉल्व करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होगा? देखिए, 225 बराबर 102 गुणते कितनी बार जाएगा? ये 102 गुणते 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 का नाम 2 मतलब 204 और प्लस का शेषफल कितना हमें प्राप्त हुआ? 51। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 51। अतः शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ, तो 0 नहीं हुआ। अब देखिए क्या होगा? जब इसमें भी 0 नहीं प्राप्त हुआ तो हम बढ़ेंगे
चरण थर्ड की ओर, चरण थर्ड। अब देखिए चरण थर्ड में क्या हो गया, अब इस पे 102 बड़ा है, 102 बड़ा है किससे, 51 से, तो 102 बराबर होगा 51 गुणते 2 प्लस का 0। तो यहाँ पे देखिए अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो देखिए जब 0 प्राप्त हो गया तो हम कह सकते हैं इसलिए 867 व 255 का HCF कितना प्राप्त हुआ हमें, 51। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, हमें एक प्रश्न, पहला प्रश्न हमने सॉल्व किया, तीनों विकल्पों को हमने सॉल्व किया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग सॉल्व करके किया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा है 2। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q धन 1 या 6q धन 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। देखिए इसमें हमें दर्शाना है कि कोई भी पॉजिटिव जो है इंटीजर, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप होता है जहाँ q क्या है, हमारा कोई पूर्णांक है, कोई क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे क्या कर दिया कि माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। अब हमने b बराबर 6 ही क्यों माना, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा a का वैल्यू है यहाँ पे 6q धन 1 है, 6q धन 3 है, 6q धन 5 है। देखिए होता क्या है कि a बराबर bq प्लस का r, ये हमारा मेन पॉइंट है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो हमने देखा कि b की जगह पे यहाँ पे सब जगह क्या है, 6 है, तो इसलिए हमने b बराबर क्या मान लिया, 6। ठीक है। अब इसके बाद जो हमने b बराबर 6 मान लिया, तो देखिए हम यहाँ पे a बराबर bq धन जो r है, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए जो यहाँ पे r हमारा होता है r, यह सदैव b से क्या होता है, छोटा होता है तथा 0 से बड़ा होता है, या तो 0 क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए हमारा r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r बराबर या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। सिर्फ इतना ही हो सकते हैं हमारे r की वैल्यू, या तो 1, 2, 3, 4, 5। 0 भी हो सकता है r की वैल्यू, r की वैल्यू क्या होगा, 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन 0 r की वैल्यू 6 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि b से क्या होगा, ये हमेशा छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि क्या सॉल्व हो रहा है। तो जब r बराबर हमने 0 रखा तो a बराबर हमें प्राप्त हुआ, a बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, देखिए यहाँ पे रख दीजिए, b का मान 6 रखेंगे तो 6q और प्लस का r की वैल्यू क्या है, 0, अतः हमें प्राप्त हुआ क्या, 6q, सिर्फ इतना ही प्राप्त हुआ। फिर हमने रखा r बराबर 1, तो हमने देखा कि a बराबर हमें मिल रहा है कि 6q प्लस का 1। फिर हमने देखा r बराबर 2 रखा, तो हमें प्राप्त हुआ a बराबर 6q प्लस का 2। ठीक है। फिर हमने देखा कि r बराबर 3 रखा, तो हम वहाँ पे हमें प्राप्त हुआ a बराबर 6q प्लस का 3। ठीक है। फिर हमने देखा r बराबर 4 रखा,
तो हमें प्राप्त हुआ a बराबर 6q धन का 4। ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा जब r बराबर 5 रखा तो a बराबर हमें प्राप्त हुआ 5q प्लस का यहाँ पे 6 होगा, ये 6q है ना, b की जगह पे 6 है तो 6q धन का 5। फिर जब r बराबर हमने केवल 5 तक ही जाएंगे हम, r की वैल्यू हमें 6 हमें है ही नहीं। तो देखिए अब इसके बाद हमने देखा कि देखिए ये जो 6q है ये 2 से कट जाएगा कि नहीं, 2 तिहाई 6, बताओ। तो अतः q की वैल्यू चाहे जो हो, ये 6q हमेशा सम संख्या होगा। क्या होगा? सम संख्या होगा। अतः यह क्या है? सम संख्या है। तो सम हमें लेना नहीं है, लेना क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। कह रहा है ये कैसा है? धनात्मक विषम पूर्णांक। ये क्या है? हमें विषम प्राप्त होगा, ये वाला विषम। क्यों? क्योंकि 6q 2 से कट रहा है लेकिन उसके साथ साथ एक रिमाइंडर बच रहा है, अतः हमारा क्या होगा? विषम होगा। और ये क्या है? सम है। ये क्या है? विषम है कि नहीं? और ये क्या है? सम है। और ये वाला क्या है? ये भी विषम है। ठीक है। तो अतः हमें विषम कौन कौन से प्राप्त हुए? जब हम a बराबर यहाँ पे 1 रखा तो विषम प्राप्त हुआ, r बराबर 3 रखा तो विषम प्राप्त हुआ, r बराबर हमने 5 रखा तो विषम प्राप्त हुआ। ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो विषम पूर्णांक हमारे हैं, ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, अतः विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q धन 1, 6q धन 1 या 6q धन 3 या 6q धन 5, 6q धन का 5 के रूप में प्राप्त होता है, के रूप में प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा सवाल नंबर 2। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखिए हमें कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। पहले हम इसे समझ लेते हैं कि जैसे कभी आपने 15 अगस्त या 26 जनवरी में परेड में देखा होगा कि कंटिन्यू ऐसे आर्मी के बैंड आगे वाले रहते हैं जो बैंड बजाते हैं और उसके पीछे जस्ट आर्मी की सेना लगी रहती है और वह परेड करती है। तो कह रहा है कि 32 सदस्य ऐसे हैं, मान लिया कि 32 सदस्य जो हैं हमारे, ये आर्मी बैंड वाले हैं। ठीक है, जो आर्मी का बैंड मतलब बाजा बजाते हैं, उनके पीछे आर्मी की सेना लगी हुई है। उनके पीछे क्या है? आर्मी की सेना लगी हुई है। जो इन 32 सदस्यों के पीछे आर्मी की सेना लगी हुई है वह परेड कर रही है। तो पूछ रहा है हमसे सवाल में कि दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ये भी समूह जो है और ये भी समूह है, दोनों समूह क्या रहेंगे? समान संख्या में रहेंगे। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो पूछा क्या जा रहा है कि ये अधिकतम लाइन कितनी लाइन बन सकती हैं? ये दोनों क्या हो सकते हैं हमारे एक साथ में स्तंभ में मतलब ये परेड कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों के हम अगर हम निकाल लेंगे एलसीएम तो इन दोनों क्या होगा? अधिकतम संख्या हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो जो होगा देखिए एचसीएफ हमारा, सॉरी देखिए 616 और एवं
32 सदस्यों का HCF, 32 सदस्यों का HCF हमें निकालना है। मतलब निकालना है कि कितने अधिकतम लाइन बन सकती है। तो देखिए 616 इसमें जो है हमारा ये बड़ा है किससे, 332 से। देखिए हम 616 और 332 का जो HCF निकाल देंगे, हम और भी विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन इस प्रश्नावली में क्या है, हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से, इसलिए हम निकालेंगे चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में हमें क्या करना है कि हम देखते हैं कि A बराबर BQ प्लस का R, यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन का प्रमेय। तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसे हम A मानते हैं, 616 को हमने A मान लिया, बराबर 32 से हमें क्या करना है, 32 से हमें करना है भाग। ठीक है, तो 32 से जब हम भाग करेंगे तो 19 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा हमें, 8। तो अतः यहाँ पे क्या हुआ, हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। फिर हम बढ़ेंगे कब, चरण सेकंड की ओर। चरण सेकंड क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ पे 32 को लेंगे और 8 को लेंगे। 32 बड़ा है 8 से, तो 32 को हम A मानेंगे। 32 बराबर 8 गुणते 4 और प्लस का 0, शेषफल हमारा 0 आ गया। अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इस सब देखिए, जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो अतः हम कह सकते हैं, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा, जो दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है, काट रहा है, मतलब ये 8। यही हमारे क्या होंगे, अधिकतम स्तंभों की संख्या। दोस्तों अब अगले सवाल हमारे साथियों है सवाल नंबर 4। चलते हैं दोस्तों अब सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम मानते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि b बराबर मान लिया 3। क्या मान लिया, b बराबर, जब हम b बराबर 3 क्यों माना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया है, हमें क्या सिद्ध करना है कि 3m या 3m+1, 3 का गुणा होना ही है। तो जैसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक सूत्र जानते हैं, a बराबर BQ प्लस का R, ये होता है हमारा BQ प्लस का R। तो यहाँ पे देखिए R की वैल्यू यही होती है कि हमेशा B से क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा B से क्या होगा, छोटा होगा, तथा 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो हमें यहाँ पे R क्या मिला, R बराबर 1 2, सॉरी इसके पहले 0 भी रहेगा, R बराबर 0 या तो 1 या तो 2 मिलेगा। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है कि m बराबर 3m आना चाहिए या तो 3m प्लस का 1 के रूप, इस तरह से आना चाहिए। तो हम देखते हैं, जब r बराबर 0 रखते हैं तो हमें a बराबर क्या प्राप्त होता है, a बराबर क्या है, BQ धन का r है, b जगह पर हमने 3 रखा, 3q प्लस का r बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब a बराबर हमें प्राप्त हो गया 3q, यही प्राप्त हुआ, a बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें, 3q। अब कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब ये जो इस वर्ग है a बराबर हमें 3q प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, a वर्ग बराबर 3q का वर्ग हो गया। तो 3q का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 3 का 9
क्यू स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो ए वर्ग बराबर हम कह सकते हैं 3 गुणित 3 क्यू वर्ग, इतना मान सकते हैं, है ना। तो देखिए चूंकि यहाँ पे क्यू हमारा जो है, जहाँ क्यू धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक क्या है, पूर्णांक है, क्यू हमारा यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए 3 क्यू का वर्ग भी क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। किसी संख्या में अगर कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो उस संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो वह संख्या भी क्या होगी, हमारी धनात्मक पूर्णांक वर्ग होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया, माना 3 क्यू वर्ग बराबर यम हमने मान लिया, ठीक है। 3 क्यू वर्ग बराबर क्या मान लिया, यम। तो अब इस तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ कि ए वर्ग बराबर क्या प्राप्त हो गया हमें, 3 यम। ए वर्ग बराबर क्या प्राप्त हुआ, 3 यम प्राप्त हुआ। तो अब इस हमें यहाँ से ए वर्ग बराबर 3 यम प्राप्त हुआ, मतलब ये भी क्या होगा, हमारा एक धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं, जब r बराबर 1 रखा, जब r बराबर हम 0 रखे थे, अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो हम r बराबर जब 1 रखा यहाँ पे, तो हमें a बराबर प्राप्त हुआ 3q प्लस का 1, यही प्राप्त हुआ। अब हम 3q इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया हमें a वर्ग प्राप्त हो गया, और ये a प्लस बी का होल वर्ग हो गया, a प्लस बी का होल वर्ग हो गया। तो देखिए a वर्ग 3 त्रिका 9 क्यू वर्ग प्लस का b वर्ग 1 हो गया, प्लस का 2ab होता है, तो 2 2 3 6 क्यू हो गया। तो a वर्ग बराबर 3 इंटू 3 क्यू वर्ग, इतना हो गया। इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 का क्यू का होल स्क्वायर प्लस का 6 क्यू प्लस का 1, इसे लिख दिया, घात के अनुसार लिख दिया हम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लिया, 3 क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हो गया हमारा 3 क्यू वर्ग प्लस का 2 क्यू, और ये प्लस का 1 है ही, a वर्ग बराबर। अब वही प्रक्रिया सेम यहाँ भी होगी, क्योंकि यहाँ पे q हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 3 क्यू का वर्ग भी धनात्मक पूर्णांक होगा, और q में अगर 2 का गुणा किया तो अभी क्या होगा, हमारा धनात्मक पूर्णांक ही होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए a वर्ग बराबर माना 3 क्यू वर्ग बराबर प्लस का 2 क्यू बराबर यम मान लिया। तो हमें मिल गया a वर्ग बराबर 3 यम प्लस का 1 मिल गया, a वर्ग बराबर 3 यम प्लस का 1 मिल गया हमें, a वर्ग बराबर 3 यम धन का 1, इतना मिल गया। हम इस तरफ मिटा दे रहे हैं, रफ कार कर दे रहे हैं, हमें जगह की कमी है इसमें। तो देखिए अब जब हमें a बराबर इतना मिल गया 3m प्लस का 1, तो इसके बाद हम अब r बराबर 2 सिद्ध करें या न करें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तो सिद्ध कर दिया है ना, कि हमने तो यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं कि r बराबर जब हमने 0 रखा था तो 3m प्राप्त हुआ हमें, फिर जब r बराबर 1 रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 3m प्लस का 1, मतलब कंटिन्यू हमें से बढ़ते रहेंगे और हमें मान क्या होगा, प्राप्त होता रहेगा। तो देखिए अब हम चलते हैं देखिए, तो देखिए हमें दोनों कंडीशन में अतः a वर्ग बराबर 3m या 3m प्लस का 1, 3m प्लस का 1 जो है पूर्णांक प्राप्त होता है, पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम सवाल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमें दिया गया है कि सवाल नंबर 4 में कर रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हमने देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही होता है हमारा a बराबर b क्यूब धन का r होता है। तो यहाँ पे b क्यूब धन r से हमने रख कर इस पर a बराबर b को धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया a, और b को कह दिया कि b बराबर क्या है 3 है। तो a बराबर b क्यूब धन का r है, जहाँ r हमारा जो होगा वो सदैव b से क्या होता है छोटा होता है, इसलिए r की जो वैल्यू होगी हमारी 1 या 2 या तो 0 होगा। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m धन का 1, 9m धन का 8 के रूप का होता है। देखिए दोस्तों, हमें दर्शाना क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारा होता है a बराबर b क्यूब धन का r, जहाँ पे जो r हमारा होता है वो हमेशा b से छोटा होता है तथा 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर होता है। देखिए, हम मानते हैं यहाँ पे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 मान लिया हमने, b बराबर 3 मान लिया। तो देखिए, जब हमारा जो b है, b बराबर 3 हो गया, तो इससे r के वैल्यू क्या हमें प्राप्त होगा, r के वैल्यू या तो 0 प्राप्त होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो r हमारा है वो b से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पे चलते हैं, जब r बराबर 1 रखेंगे इस समीकरण में, r बराबर 1 रखेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है a बराबर b की जगह क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे, 3 क्यूब धन का 1, इतना प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन, तो दोनों तरफ हम घन कर देंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर तो a क्यूब बराबर ये हो गया हमारा 3q प्लस का 1 का होल क्यूब हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, a क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिका 27 क्यूब की घाते 3 प्लस b क्यूब होता है, b क्यूब की जगह 1 है, प्लस 3ab 3 त्रिका 9 क्यूब प्लस कोष्टक में a प्लस b होता है तो 3 क्यूब प्लस का 1, इतना हो गया। तो देखिए a क्यूब बराबर यहाँ पे देखिए 27 क्यूब की घाते 3 है और प्लस ये 9 त्रिका 27 हो गया, 9 त्रिका 27 क्यूब की घाते 2 प्लस 9 क्यूब हो गया और ये प्लस का 1 हमारा है ही। ठीक है, तो अब देखिए, जब हमने यहाँ पे क्यूब कर दिया, r बराबर 1 रखे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ कि a क्यूब बराबर, देखिए यहाँ भी हमें लाना क्या है, 9m लाना है। तो देखिए इन तीनों में, इन 3 पद में 9 कॉमन ले लीजिए। जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 त्रिका 27 3 क्यू की घाते 3 हो गया, 9 त्रिका 27 3 की घाते 2 क्यू की घाते 2 हो गया, प्लस का यहाँ पे केवल क्यू बचा और प्लस का 1, इतना हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है हमारा, इसके पहले हमने वीडियो में बताया था कि क्यू हमारा क्या क्या है, यहाँ पे क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्यू हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए क्यू की घाते चाहे जितना हम करें
वो हमेशा क्या होगा, सदैव पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना 3q की घाते 3 प्लस का 3q की घाते 2 प्लस का q बराबर यम। बराबर क्या मान लिया हमने, यम। तो देखिए जब यम मान लिया हम, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, ए क्यूब बराबर 9m धन का 1, इतना हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कह रहा है, देखिए यहाँ पे r 0 है, 1 है, 2 है, तो हम तीनों मान रख के यहाँ पे सिद्ध करेंगे हम। अभी तक हमने r बराबर 1 रखा था, अब r बराबर 0 भी रखे हम। r बराबर, जब r बराबर 0, तब देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, इस समीकरण में रखेंगे तो 3 क्यूब होगा, a बराबर 3 क्यूब होगा। अब हमें इसका घन करना है, तो a क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 त्रिका 27 क्यूब की घाते 3 हो गया। तो देखिए a क्यूब बराबर, इसे हम 9 गुणते 3 क्यूब की घाते 3 इतना लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए क्यूब की घाते 3 है, तो ये भी हमारा पूर्णांक ही होगा। क्यूब की घाते चाहे जितना हमने मान लिया, जब हमने ये माना है कि क्यूब की घाते 1 पूर्णांक है, क्यूब हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, तो क्यूब की घाते चाहे जितना हम बढ़ाएं, क्यूब की घाते 1 करें, क्यूब की घाते 2 करें, क्यूब की घाते 3 करें, ये सब हमारे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो क्यूब की घाते 3 भी क्या है, हमारा एक पूर्णांक है। तो माना 3 क्यूब की घाते 3 बराबर यम, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, a क्यूब प्लस a क्यूब बराबर 9m, यही प्राप्त हुआ हमें। और हमें यही सिद्ध भी करना है, तो a क्यूब बराबर 9m प्राप्त हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं, जब r बराबर, देखिए अभी तक 0 रखा, 1 रखा, अब 2 रखेंगे। जब r बराबर 2, जब r बराबर 2, तब देखिए a बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे रखिए 3 क्यूब प्लस का 2, यही प्राप्त हुआ। अब दोनों तरफ हम घन कर देंगे इसमें, तो देखिए a क्यूब बराबर हमें प्राप्त हुआ 3 क्यूब प्लस का 2 का की घाते 3, कितना हुआ, दोनों तरफ हमने घन कर दिए हैं। ठीक है, तो देखिए a क्यूब बराबर, a क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इक्वल b प्लस b होता है, तो 27 क्यूब की घाते 3 हो गया, प्लस का 8 हो गया, प्लस का 3ab होता है, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 क्यूब, कोष्टक में 3 क्यूब प्लस का 2, इतना हो गया। अब देखिए हम इसे सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 27 क्यूब की घाते 3 प्लस 18 त्रिका 54 क्यूब की घाते 2 प्लस 18 दूना 36 क्यूब प्लस का 8, इतना हुआ। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद क्या है, हम यहाँ पे 9 कॉमन लेते हैं। ठीक है, a क्यूब बराबर, इन तीनों पद में 9 कॉमन ले लीजिए, कितना बचे हमारे पास, 3 क्यूब की घाते 3 प्लस, अब 54 में 9 से भाग करेंगे, जब 54 में 9 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 9 छंग 54, 6 क्यूब की घाते 2 प्लस 9 चौका 36 क्यूब। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा ये 8 बचा हुआ है। तो देखिए अब वही प्रक्रिया सेम यहाँ भी करनी है हमें, क्यूब घाते 3 क्यूब की घाते 2 क्यूब आया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी क्या है हमारा, क्यूब की घाते 3 क्यूब की घाते 2 क्यूब की जो घाते 1 है, अतः ये भी हमारा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो देखिए माना 3 क्यूब की घाते 3 प्लस 6 क्यूब की घाते 2 प्लस का 4 क्यूब बराबर हम मान लेते हैं यम। ठीक है, तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ कि a क्यूब बराबर
इसके जगह पूरे जगह हम m रख देंगे, तो 9m और प्लस का 8 ये प्राप्त हो गया। और हमें क्या करना है कि यही प्रूफ भी करना है। देखिए हमें लाना क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m हो तो 9m आया है, 9m धन का 1 हो तो 9m धन का 1 आया है, या 9m धन का 8 के रूप में हो। हुआ इतना हमें प्रूफ कर दिया हमने। तो अब इसके बाद कह रहा है सवाल में कि सिद्ध कीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m धन का 1 9m धन का 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे नीचे लिख देना, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन का 9m धन का 1 9m धन का 8 के रूप का होता है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से पसंद आई होगी और अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। ये हमारी प्रश्नावली 1.1 यहीं से समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये पसंद आया हो हमारे वीडियो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तथा लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसका हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका पहुँचे, जो भी हमारे पास ये वीडियो आएंगी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद।